Hello everyone, this is Seshubi Agarwal and today I am going to discuss part 2 of assessment procedures. So let's start. Interest for default in furnishing the return of income. Now this section 234A talks about interest for default in furnishing the return of income. So when this section is attracted, interest under section 234 is attracted when the assessee furnishes the return of income after the due date. जब एसएससी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करता है ड्यू डेट के बाद, या फिर डज नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम, या फिर उसने अभी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश ही नहीं किया है, तो दो केसेस में ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है. या तो उसने रिटर्न नहीं फर्निश किया है या फिर ड्यू डेट के बाद रिटर्न अपना फर्निश किया है. तो इसमें क्या रेट है? सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इज पेएबल फॉर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट एंड एंडिंग ऑन. तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट लगता है एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ पे, मतलब 1% पर मंथ पे लगता है. अगर पार्ट ऑफ द मंथ है तो उसको भी हम होल मंथ लेके एक पूरा मंथ मान लेंगे, तो 1% सिंपल इंटरेस्ट लगता है. कब से लगेगा? फॉर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट, ड्यू डेट के तुरंत बाद से, एंड एंडिंग ऑन कब एंड होगा? व्हेन द रिटर्न फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट. अगर रिटर्न फाइल किया है ड्यू डेट के बाद तो डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, जिस दिन रिटर्न फर्निश हुआ तब तक लगेगा. या फिर अगर रिटर्न फर्निश नहीं किया है तब द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, जिस दिन कंप्लीशन हो जाएगी असेसमेंट की उस दिन तक हमारा इंटरेस्ट लगेगा. तो स्टार्ट होगा कब से? नेक्स्ट डे से, जब ड्यू डेट के बाद से, और एंड होगा इन दोनों डेट्स पर. नाउ the interest has to be calculated on amount of tax on the total income as determined under section 143(1) और on regular assessment. जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो उस अमाउंट ऑफ टैक्स पे होगा जिसकी टोटल इनकम डिटरमाइन करी गई होगी अंडर सेक्शन 143(1) या फिर रेगुलर असेसमेंट के थ्रू. एज रिड्यूस्ड बाय एडवांस टैक्स पेड, उसमें से हम एडवांस टैक्स पेड रिड्यूस कर देंगे. एनी टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड एट सोर्स, जो भी कलेक्टेड या डिडक्टेड एट सोर्स TDS वगैरह है वो हम डिडक्ट कर देंगे. एनी रिलीफ अलाउड अंडर सेक्शन 89, 90, 90A, 91, जो भी रिलीफ होगी वो हम डिडक्ट कर देंगे. एंड एनी टैक्स क्रेडिट अलाउड टू बी सेट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद 115JA एंड 115JD, तो ये हम डिडक्ट कर देंगे. पार्ट ऑफ द मंथ इज़ कंसिडर्ड एज फुल मंथ. तो ये हो गया हमारा सेक्शन 234A. अब आगे बढ़ते हैं. Specified class or classes of the persons to be exempted from filing return of income, section 139(1)(c. अब कुछ specified class और class of the person हैं जिनको exempt किया गया है from the filing of return of income. कौन से हैं ये? Every person who falls within the ambit of conditions mentioned under section 139, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में करी थी असेसमेंट के पार्ट 1 में, हैज़ टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1). उसको रिटर्न फर्निश करना ज़रूरी होता है, लेकिन एग्जेम्पशन है फ्रॉम फाइलिंग ऑफ द रिटर्न किनको? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू नोटिफाई. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन दी है कि कुछ लोगों को ये एग्जेम्पशन है कि वो रिटर्न फाइल ना करें. किनको दी है? Accordingly, central government has wide notification number 55/2019 dated 26/7/2019 exempted non-corporate non-residents and foreign companies. तो ये दो लोग नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट्स एंड फॉरेन कंपनीज़ को एग्जेम्प्ट किया गया है. किनको? हैविंग एन इनकम फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप इन एन IFSC लोकेटेड इन इंडिया. अगर उनको कोई इनकम हो रही है फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट फंड जो कि सेटअप है कहाँ पे? IFSC लोकेटेड इन इंडिया, जो कि IFSC में सेटअप है, फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग ROI अंडर सेक्शन 139(1) फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1920 ऑनवर्ड्स. तो अगर उन्होंने कोई ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो कि IFSC में लोकेटेड है तो उनको रिटर्न नहीं भरना है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं. एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ROI वुड बी अवेलेबल टू सच नोटिफाइड क्लास ऑफ द पर्सनस ओनली इफ. एग्जेम्पशन तभी मिलेगी any income tax due on the income of the said class of the person has been deducted at source. अगर कोई इनकम है जो भी इनकम टैक्स ड्यू हुआ था उनकी इनकम पे, वो डिडक्ट हो गया है, उनका TDS कट चुका है एंड रेमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इन्वेस्टमेंट फंड, और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रेमिट हो चुका है एट द टैक्स रेट इन फोर्स एज पर सेक्शन 194 LLB एंड there is no other income during the previous year for which
द सेड क्लास ऑफ द पर्सन इज़ अदरवाइज लाइबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। और कोई इनकम नहीं है जिसमें उसको कोई इनकम जो कि इनकम टैक्स रिटर्न में काउंट हो, तो सिर्फ एक ही इनकम है और वो भी उसका भी TDS कट चुका है, तो उस केस में हम उनका रिटर्न नहीं फाइल उनको करना ज़रूरी नहीं है। Exemption from the requirement of furnishing ROI would not be available to such notified class of the persons if। अब ये एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी, जो जिनके बारे में भी हमने बात करी थी उनको एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। कब? वेयर अ नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) और सेक्शन 148 और सेक्शन 153A और 153C हैज़ बीन इशूड for filing a return of income for assessment year specified therein to such notified class of the person। अगर उनको ये सब नोटिस इशू हुई है तो उनको फाइल करना पड़ेगा रिटर्न। फिर क्या बोलता है ये सेक्शन? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ वाइड नोटिफिकेशन नंबर 119/2021 dated 11/10/2021 also exempted the following class of the persons mentioned in column 2 of the table below subject to the conditions specified in column 3 of the said table। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन लोगों को और नोटिफाई किया है जिनको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो एग्जेम्प्टेड हैं इससे। कौन है ये? नॉन कॉरपोरेट, नॉन रेसिडेंट और अ फॉरेन कंपनी। और कंडीशन क्या है कि किस केस में इनको नहीं फाइल करना होगा? द सेट क्लास ऑफ द पर्सन शुड नॉट अर्न एनी इनकम इन इंडिया। उनको कोई भी इनकम नहीं होनी चाहिए इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अदर दैन द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड फंड रिफर्ड टू इन सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज C ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10(4)D। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी है उन्होंने इस क्लॉज के अंडर, जो भी इसमें लिखा हुआ है इस क्लॉज के अंडर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और उसके अलावा उनकी और कोई इनकम इंडिया में नहीं होनी चाहिए, उस केस में उनको फाइल नहीं करना है रिटर्न। और क्या बोलता है? ऑल्सो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139A आर नॉट एप्लीकेबल टू द सेट क्लास ऑफ द पर्सन सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन मेंशन इन रूल 114AA(b)(1। तो ये 139A कुछ कंडीशंस बताता है जिसमें पैन लेना ज़रूरी होता है, और ये 114AA(b) बताता है ऐसी कंडीशंस जिसमें पैन लेना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये बता रहा है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139A आर नॉट एप्लीकेबल टू द सेट क्लास, जो भी हमने बात करी जिन लोगों के लिए, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन मेंशन इन 114AA(b)। तो ये जब कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो 139A की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब अगला कैटेगरी कौन सी एग्जेम्प्ट होती है? अ नॉन रेसिडेंट बीइंग एन एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर। द सेट क्लास ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज़ मेड ट्रांजैक्शन ओनली इन कैपिटल एसेट रिफर्ड टू इन सेक्शन 47(7)AB। अब ये बात कर रहा है नॉन रेसिडेंट बीइंग एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर। एक एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर की बात हो रही है। एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर ये डिफाइंड होता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये क्या बोल रहे हैं कि द सेट क्लास ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज़ मेड ट्रांजैक्शन only in capital asset referred to in section 47(7)AB, bonds or GDRs under section 115AC, rupee denominated bonds of an Indian company, derivative and other notified securities। अगर इन सब चीज़ों में ही इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन किया है इन्होंने, which are listed on recognized stock exchange located in IFSC, और ये सब लिस्टेड हैं कहाँ? ऑन द रिकोगनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC, एंड कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट इज पेड और पेबल इन फॉरेन करेंसी। और जो कंसिडरेशन पे करी गई है इन ट्रांजैक्शन में वो फॉरेन करेंसी में पेबल है, तो इस केस में ये एग्जेम्प्ट हो जाते हैं रिटर्न फाइलिंग के लिए। कौन? नॉन रेसिडेंट बीइंग एन एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर, जिन्होंने इन सब एसेट्स में इन्वेस्ट किया है जो कि लिस्टेड है रिकोगनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि लोकेटेड है IFSC में, और जो कंसिडरेशन है वो दी गई है फॉरेन करेंसी में। द सेट क्लास ऑफ पर्सन डज नॉट अर्न एनी इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अदर देन द इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट रिफर्ड टू इन सेक्शन 47(7)B, बॉन्ड्स और GDRs अंडर 115AC, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी। इसके अलावा और कोई इनकम इनकी नहीं है। Derivative and other notified securities and the provision of section 139A are not applicable to said class of the person subject to fulfillment of condition mentioned in rule 114AA(b)(2)A। ये वैसे ही है पहले जैसे कि अगर 139A पैन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर ये फुलफिल कर देंगे 114AA(b)(2)A की कंडीशन। अब बाकी का हम थर्ड पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।